Hello everyone, welcome to iKitab. So let's start with the newspaper analysis for 22nd of March. Now first of all let's try to understand कि आज हमें कौन कौन से न्यूज को डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहले विल टॉक अबाउट नरसिंह पेटाई नागास्वरम। एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है, तो इसके बारे में जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट नेटो का एक कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको रिसेंटली कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये चीज क्या है, किस तरीके के लिए इंपॉर्टेंट है, और मोर इंपॉर्टेंटली रशिया और यूक्रेन का जो टेंशन चल रहा है उसके टाइम में ये पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज क्या शो करता है, क्या सिग्निफाई करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट व्हाट इज वर्ल्ड वाटर डे। देखिए टुडे आज का डेट क्या है, 22nd ऑफ मार्च, और 22nd ऑफ मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। तो इसके बारे में कौन कौन सी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कौन सी बॉडी ने वर्ल्ड वाटर डे को बनाना स्टार्ट किया था, थीम क्या है इस साल का, जो चीजें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट साइक्लोन आशानी। साइक्लोन आशानी जो है हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा उड़ीसा वेस्ट बंगाल वहां पे हिट करने वाला है। तो एक्जैक्टली साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है और आशानी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है इसको हम देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं नरसिंह पेटाई नागास्वरम के बारे में, जो कि एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये एक टाइप का विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब क्या है, इसको फूक मारनी पड़ती है, फूक मारते हैं यानी कि विंड के हेल्प से ये इसके अंदर से जो भी म्यूजिक वगैरह है उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। देखिए कोई भी चीज अगर आपको ऐसे दिखती है जिसको जीआई टैग दिया गया है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको चेक करनी है कि वो कहां का प्रेजेंट है। वो चीज तमिलनाडु की प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो नरसिंह पेटाई नागास्वरम है वो तमिलनाडु में देयर इज अ विलेज कॉल्ड एज कुंबाकोनम विलेज, जो कि तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है। वहीं पर इस पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मतलब बनाया जाता है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर नाउ थंजावुर नाम का एक प्लेस है तमिलनाडु के अंदर, उसके अंदर देयर इज अ सोसाइटी जिसका नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर्कर्स कोऑपरेटिव कॉटेज इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड। ये जो बॉडी है ना यही बॉडी वो है जो कि इस पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाती है और अलग अलग आर्टिस्ट वगैरह को देती है ताकि वो लोग प्ले कर सके इस चीज को, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को वुड्स के हेल्प से बनाया जाता है, और ये जो भी इसकी नॉलेज है ना इसको बनाने का वो इनहेरिट हुआ है फ्रॉम देयर फोर फादर्स। इसका मतलब है क्या वो जनरेशन बाई जनरेशन इसका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से बनाना है उस चीज की जो भी उसका नॉलेज है वो पास ऑन हुआ है, यानी कि एक बहुत ही स्पेशलाइज स्किल है। ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन इस चीज को बना सकता है, इसको बनाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की स्किल चाहिए जो कि सिर्फ यहीं के लोग के पास है। नाउ डेज जो नागास्वरम जो बनाए जाते हैं इनका नाम होता है परी नागास्वरम, ठीक है। और इससे पहले एक दूसरी बॉडी हुआ करती थी, मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है जिसे ठिमरी बोलते हैं। नाउ ठिमरी से ये बिल्कुल अलग होता है। अगर आप इस वाले को देखेंगे दिस इज नागास्वरम, और आप अगर ठिमरी को देखना चाहते हैं जस्ट सी दिस पर्टिकुलर इमेज। देखिए ठिमरी, दिस इज ठिमरी, ये भी बहुत कुछ मतलब आसपास दिखता है, ये भी बिल्कुल नागास्वरम की तरह ही दिखता है, बट ठिमरी से टोटली अलग होता है। तो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। हो सकता है कि आपको देखिए इस चीज में आपको कंफ्यूजन हो, बट जस्ट रिमेंबर कि नागास्वरम एक अलग इंस्ट्रूमेंट है और ठिमरी एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सेकंड चीज, अगर आप इसका देखेंगे तो एक टाइप का सिलेंड्रिकल इन शेप है, ठीक है। आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल इन शेप है इस तरीके से, और जो टॉप मोस्ट पार्ट है वहां पर बेल टाइप का शेप है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर बेल का शेप है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर कहते हैं, इसी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर नागास्वरम कहते हैं। सेकंड चीज, इसके अंदर से डिफरेंट वॉल्यूम के और डिफरेंट टोन्स वगैरह की आवाज वगैरह निकल सकती है, और इसकी हाइट लेंथ कोई पूछेगा नहीं ऑब्वियसली, बट अराउंड 2.5 फीट के आसपास में होती है इसकी हाइट और लेंथ, और उसी को मतलब प्ले करके अलग अलग टाइप के वॉल्यूम एंड टोन्स वगैरह को निकाला जाता है और उसको फिर अपने प्लेज में और जो भी चीजें वहां पर यूज किया जाता है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप का ट्री यूज किया जाता है जिसे आचा ट्री कहते हैं लोकली, या फिर इसका साइंटिफिक नेम जो है दैट इज हार्डविकिया बिनाटा ट्री। नाउ देखिए हार्डविकिया बनाटा ट्री, अगर आपको ये पता ना भी हो कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए यूज किया जाता है, स्टिल यू नीड टू नो कि हार्डविकिया बिनाटा क्या है, एक टाइप का ट्री का स्पीसीज है जो कि बेसिकली तमिलनाडु के आसपास में पाई जाती है। नाउ इसी पर्टिकुलर जो ट्री के जो वुड वगैरह है, इसी वुड से ये जो नागास्वरम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बनाया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि तमिलनाडु के अंदर जो बहुत सारे पुराने घर है ना, जो कि पहले के हाउसेस हैं, उन बहुत सारे हाउसेस वगैरह के अंदर इसी पर्टिकुलर ट्री यानी कि जो हार्डविकिया बिनाटा ट्री है, इसी पर्टिकुलर ट्री के वुड से उनके घर के बहुत सारे पार्ट्स वगैरह बने हुए हैं। आप जानते हैं पहले के टाइम में बहुत सारे घर वगैरह वुड से बनते थे, राइट। अभी भी जो साउथ इंडिया के बहुत सारे घर हैं जो वुड से बनते हैं। नाउ सेम, तो देखिए अगर आपके पास ये पर्टिकुलर ट्री प्रेजेंट नहीं भी है तो जो भी पुराने घर वगैरह है, ओल्ड हाउसेस वगैरह है, वहां से वुड लेकर के आप सिंपली इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बना सकते हैं। नाउ अभी के टाइम में देखिए बहुत सारे यहाँ पर एडवांसमेंट वगैरह हुई है जहां पर देखा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए पहले क्या होता था, ये पूरी तरीके से हैंडमेड हुआ करता था, ठीक है। नागास्वरम जो इंस्ट्रूमेंट था वो पूरी तरीके से हैंडमेड था, बट राइट नाउ इसको बनाने के लिए ड्रिलिंग मशीन वगैरह, कारपेंट्री के बहुत सारे टूल्स इन सबको भी यूज करते हैं, और डिफरेंट जो फंक्शंस वगैरह होते हैं जैसे फेस्टिवल्स हो गया, वेडिंग्स हो गए, मेला हो गया, जैसे कोई फेयर वगैरह हो गया, हर एक जगह पर इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी सिंबल ऑफ प्राइड। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हम यहां बात करने वाले हैं कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। नाउ
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि है क्या, कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 ये एक टाइप का नेटो का मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि हर 2 साल पे होता है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो एक टाइप का मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि नेटो के अंदर होता है, मतलब नेटो के जितने मेंबर्स होते हैं आपस में करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्वे के अंदर होता है, कहीं और नहीं होता है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। हर साल ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्वे के अंदर ही होता है। और क्या था इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बाइनली होता है, मतलब हर 2 साल में एक बार होता है, ऐसा नहीं कि हर साल हो रहा है। नेक्स्ट चीज, ये हर बार नॉर्वे के अंदर होता है और जितने भी नेटो के अलाइज वगैरह हैं वो सबके सब इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार 27 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं इसके अंदर राइट नाउ, नेटो के अंदर राइट नाउ 30 मेंबर्स है, उसमें से 27 मेंबर्स ने राइट नाउ पार्टिसिपेट किया। देखिए जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का कोई मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह होता है ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे मेंबर्स में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंट्री मतलब दो जगहों पर साइमल्टेनियसली मिलिट्री एक्सरसाइज में फंसी होती है, इसलिए किसी एक को अटेंड करती है, दूसरे को अटेंड नहीं करती है। इसीलिए यहाँ पर 30 में से सिर्फ 27 कंट्री आए हैं। दिस इज नॉट अ बिग डील। नाउ इस बार राइट नाउ अराउंड 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट आए हैं, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, शिप्स हैं, ये सब के सब वहां पर आए हुए हैं। तो आप देखेंगे, देखिए मोर देन 30,000 सोल्जर्स यहाँ पर टोटल 27 कंट्री को मिलाकर आए हुए हैं। 14,000 से ज्यादा यहाँ पर ग्राउंड ट्रुप्स है, बहुत सारे सेलर्स है, नेवल ट्रुप्स है, एयरफोर्स है। तो अगर आपको यहाँ से ध्यान देखिए, अगर आप इस 2 स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको एक चीज तो मालूम है कि आपको ये नंबर्स याद नहीं करने, राइट। डोंट एवर ट्राई टू रिमेंबर दीस टाइप ऑफ नंबर्स, बिकॉज ये नंबर्स किसी काम के नहीं, कोई भी एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा। नाउ व्हाट यू नीड टू टेक अवे फ्रॉम दिस इज कि देखिए इस पर्टिकुलर, अगर आपसे पूछा जाता है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस टाइप का, किस पर्टिकुलर मिलिट्री ग्रुप का एक्सरसाइज था, क्या ये आर्मी का है, क्या ये एयरफोर्स का है, क्या ये फिर नेवी का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एयरक्राफ्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब है ये एयरफोर्स का, मतलब एयरफोर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। सेकंड चीज, इसके अंदर सोल्जर्स और यहाँ तक कि ग्राउंड ट्रूप्स प्रेजेंट है। ग्राउंड ट्रूप्स का मतलब क्या होता है, आर्मी। एंड थर्ड चीज, यहाँ पर नेवल ट्रूप्स प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर नेवी भी प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों चीजें ही कोल्ड रिस्पॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट करती है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज यूपीएससी कैन प्ले ऑन अ स्मॉल ट्रिक कि एग्जैक्टली कौन सा जो मिलिट्री ग्रुप होता है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। नाउ लेट्स सी दिस पर्टिकुलर मैप। नाउ हम जानते हैं दिस इज रशिया, राइट, दिस इज यहाँ पे यूक्रेन, दिस इज क्रीमिया, ऑलराइट। अब यूक्रेन के आसपास के कंट्रीज हम जानते हैं बहुत अच्छे, दिस इज बेलारूस, ठीक है। अब बेलारूस से जो नॉर्दर्न पार्ट अगर आप उसको देखेंगे, स्पेशली जो रशिया का ये वाला पार्ट है, उसको अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 3 कंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी हैव नॉर्वे, सेकंड वी हैव यहाँ पे स्वीडन, एंड थर्ड वी हैव यहाँ पे फिनलैंड। तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। यहीं पे जो आप टॉप वाला पार्ट देख रहे हैं, दिस इज नॉर्वे। यहाँ तक कि जो ऊपर वाला जो ये वाला आइलैंड है, ये भी नॉर्वे का पार्ट है, ठीक है। सो आप ये नॉर्वे का लोकेशन देख रहे हैं, कहाँ प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं क्या रशिया के साथ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रशिया के साथ क्या डायरेक्टली नॉर्वे का कोई भी यहाँ पर पार्ट टच होता है, यस टच हो रहा है। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे रशिया इज डायरेक्ट नेबर ऑफ यहाँ पर जो नॉर्वे है, ठीक है। तो अगर इन तीनों कंट्री में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके साथ रशिया के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब कोई भी एक्चुअली बाउंड्रीज नहीं है, वी हैव स्वीडन। स्वीडन का यहाँ पर कोई भी देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट बाउंड्रीज नहीं है, बिकॉज रशिया यहाँ पे खत्म हो जाता है और स्वीडन जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब है रशिया और स्वीडन यहाँ पर किसी टाइप से मिलते नहीं है, बट नॉर्वे और फिनलैंड जो है दोनों आपस में मिलते हैं। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आपको एक चीज समझना है, ये पर्टिकुलर जो कोल्ड वॉर एक्सरसाइज जो है, ये टाइप का डिफेंसिव एक्सरसाइज है। इसका मतलब क्या है, ये एक टाइप की हर एक कंट्री को ट्रेनिंग देता है कि डिफरेंट टाइप की कॉम्बैट सिचुएशन की तरह के बीच में किस तरीके से कॉम्बैट करना है। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर कभी अटैक होता है, कोई आउटसाइड थ्रेट से अटैक होता है, तो किस तरीके से उसको फेस करना है। ना यहाँ पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस हैं जो कि नॉर्वे के अंदर प्रेजेंट है। हमें दोनों के नाम पता होने चाहिए और हमें बस ये मालूम करना है कि जो पोर्सांगमोन बेस है और जो बोडो एयर बेस है, दोनों ही नॉर्वे के अंदर प्रेजेंट है। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। पोर्सांगमोन बेस और बोडो एयर बेस दोनों ही यहाँ पर नॉर्वे के अंदर प्रेजेंट है। बिकॉज देखिए आपको कंफ्यूज इस तरीके से किया जाएगा। फर्स्ट इज यहाँ पे पोर्सांगमोन जो कि बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में प्रेजेंट है नॉर्वे के, और अगर आप बीच में बात करेंगे, देखिए यहाँ पर वी हैव यहाँ पर बहुत सारे ट्रॉम्सो है, बार्डुफॉस है, स्कॉल्ड है, स्टर्मॉन है, नार्विक है, बट वी डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस। हमें यहाँ पर 2 याद रखने हैं, बोडो और पोर्सांगमोन, बिकॉज इस बार 2022 का जो कोल्ड वॉर एक्सरसाइज हो रहा है उसके बीच में सिर्फ यही 2 बेसिस यूज किए जा रहे हैं। ये बाकी सब यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें याद नहीं करना है हर चीज को। वी जस्ट नीड टू रिमेंबर बोडो एंड पोर्सांगमोन, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पोर्सांगमोन जो है वो रशिया के अंदर प्रेजेंट है, या फिर पूछेगा कि पोर्सांगमोन आपका यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है, बिकॉज रशिया और यूक्रेन दोनों ही न्यूज के अंदर है, राइट। तो बहुत सारे एयर बेस वगैरह, बहुत सारे नेवल बेस वगैरह, बहुत सारे आर्मी के बेस, न्यूक्लियर बेस, ये सब जो पूछेगा ना इस बार, वो पूछेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। बट हो सकता है कि वो आंसर उसका आंसर रशिया या फिर यूक्रेन ना हो सकता है कि नॉर्वे का कोई बेस हो और उसका थ्रू मतलब उसके बेसिकली आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे वो, ठीक है यूपीएससी। तो आपको इससे में ध्यान रखना है। सेकंड चीज, ये बाइनली होता है, मतलब हर 2 साल पे होता है। नेक्स्ट चीज, हर बार ये नॉर्वे के कोस्ट के ऊपर ही होता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, 2006 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और नॉर्वे इज द ओनली प्लेस। अब ये हर बार नॉर्वे के अंदर ही क्यों होता है, ये हर बार इसी के अंदर क्यों इसलिए होता है, बिकॉज जितने भी नेटो मेंबर्स है वो कोल्ड वेदर, जो कोल्ड मतलब वेदर होता है और जो रफ टेरेन होता है ना, वहां पर इस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहां पर कॉम्बैट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। दैट इज व्हाई दे ऑलवेज गो टू नॉर्वे हर 2 साल के बाद, ठीक है। इसलिए इसकी अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए कोशिश करते हैं। एक टाइप का हार्श आर्कटिक टाइप क्लाइमेट जो है नॉर्वे के अंदर मिलता है, इसलिए वहां पे प्रैक्टिस वगैरह हो पाती है। सिमिलरली हर साल जब इसकी मतलब हर 2 साल पे जब इसकी प्रैक्टिस होती है तो हर बार क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप का सिनेरियो रखा जाता है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। तो इस साल का जो सिनेरियो है वो ये है कि नॉर्वे के ऊपर अटैक हुआ है
इसका मतलब क्या है कि अगर नॉर्वे के ऊपर अटैक हुआ तो किस तरीके से काम करेंगे, उसी चीज को यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है, ठीक है, इस बार के कोल्ड वॉर एक्सरसाइज के अंदर। सिमिलरली जो इस बार का जो ईस्टर्न पार्ट, जो आप जानते हैं नेटो जो लगातार ईस्टर्न साइड में एक्सपेंड कर रहा है, जो ईस्टर्न फ्लैंक है इस चीज का, उसी को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना चाहता है जो नेटो है, ठीक है, इसी चीज के लिए उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया। ये हमारा हो गया सेकंड चीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वाटर डे के बारे में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज 22 ऑफ मार्च है और आज ही वर्ल्ड वाटर डे है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, और हर साल इसको मनाया जाता है। एम क्या है? एम यह है कि वाटर की इंपॉर्टेंस और वाटर के कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलानी है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट चीज, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें जो एसडीजी नंबर 6 है वो एक्चुअली डायरेक्टली वाटर के उसके बारे में बात करता है, वाटर के कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। लेट्स ट्राई टू रिवाइज दिस। देखिए टोटल हमारे पास 17 एसडीजीज प्रेजेंट है, ठीक है, 2015 के अंदर ये डिसाइड हुए थे, 2030 तक का इसका एम है, मतलब 2030 तक हमें 17 चीजें अचीव करनी है। नो, अगर आप ध्यान से देखेंगे टोटल 17 और 17 के 17 अलग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉमन एम्स है, कॉमन गोल्स हैं जो कि अलग अलग एसडीजीज से यहाँ पर अचीव किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम जैसे अभी हम वाटर का देख रहे हैं तो वाटर का ध्यान से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट है यहाँ पर गरीबी, सेकंड इज हंगर, थर्ड इज हेल्थ एंड ऑल, फोर्थ इज एजुकेशन, फिफ्थ इज इक्वालिटी, सिक्स्थ इज वाटर। एक तो हमारे पास हो गया वाटर वाला ये, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं यहाँ पर हमारा हो गया एनर्जी, देन हो गया वर्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, देन हमारे पास इंडस्ट्री, then is inequalities obviously, then sustainable cities and all, smart cities के बारे में बात करता है, then we have reuse and resumption consumption in some, यानी recycling के बारे में बात करता है, we have climate section, climate action, and again जो एसडीजी नंबर 48 अगेन टॉक्स अबाउट द लाइफ बिलो वाटर, यानी कि एक्वेटिक लाइफ के बारे में बात करता है, बट अगेन इट आल्सो टॉक्स अबाउट द वाटर कंजर्वेशन ओनली, राइट। सी वाटर को किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करता है। तो इफ यू आर बीइंग आस्क्ड कि एग्जैक्टली कौन कौन से नंबर ऑफ एसडीजी ऐसे हैं जो कि वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वी हैव नंबर 6 एंड नंबर 14। सिमिलरली नंबर 15 लैंड के ऊपर है, नंबर 16 यहाँ पर पीस के ऊपर है, नंबर 17 यहाँ पर सबका ग्रुप, मतलब एक टाइप का एडिशन है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर गोल्स के बारे में बात करता है। नाउ यू कैन बी आस्क्ड कि एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे एसडीजीज यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि हमें फ्यूचर में अपने इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह या फिर हमारे एनर्जी वगैरह को कंजर्व करने में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, वी हैव नंबर 7, ठीक है, वी हैव नंबर 8 जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और जो डिसेंट वर्क के बारे में बात करता है, वो भी कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड है। देन वी हैव इंडस्ट्री और जो इंफ्रा वाला है, ये भी कहीं ना कहीं जो एनर्जी है उससे रिलेटेड है, राइट। तो आप देख रहे हैं, फिर जो नंबर 11 है जो कि स्मार्ट सिटी है, वो भी कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड है। फिर नंबर 12 यानी कि जो रिसाइकलिंग वाला इंडस्ट्री, वो भी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है ना, मेंस के लिए इन चीजों को रेडी करना है कि ताकि अगर आपको मेंस के जिसका भी आपके पास क्वेश्चन आता है ना, आपके पास वहां पर मल्टीपल एसडीजीज ऑलरेडी रेडी हो, ताकि आप डायरेक्टली जाकर उसको कोट कर सके और उस चीज को आप डायरेक्टली अपने मार्क्स बूस्टर की तरह यूज कर सके। नेक्स्ट चीज, एसडीजी 6 जो हमने पीछे देखा, जो कि वाटर को कंजर्व करने के बारे में बात करता है, वो सैनिटेशन के ऊपर फोकस करता है और वाटर को सेफ बनाने के लिए बात करता है, और 2030 तक इस चीज को पूरी तरीके से हमें मतलब अचीव करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक हमारा मेन एम ये भी है कि हमें प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं ताकि वाटर का जो क्राइसिस पूरे ग्लोब के अंदर यानी कि वर्ल्ड लेवल पे हो गया है, उस चीज को हम यहाँ पर रोक सके और वाटर को हम पूरी तरीके से कंजर्व करके यूज कर सके, ठीक है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करें कि एग्जैक्टली इस बार का वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है। देखिए थीम अगर बात करेंगे, इस बार हम ग्राउंड वाटर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ग्राउंड वाटर बहुत सारी जगहों पर डिप्लीट हो रहा है, तो इस ग्राउंड वाटर को जो कि इनविजिबल हो गया, इनविजिबल होने का मतलब क्या, डिप्लीट हो गया, बहुत नीचे चला गया, उसको फिर से विजिबल करना है। इसका मतलब क्या है, हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, 2022 का जो वर्ल्ड वाटर डे है उसका जो मेन थीम है दैट इज द रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर। द क्वेश्चन कम्स कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का सिंपल तरीका ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर पानी होती है, जहां पर बारिश होती है, आप बारिश के पानी को एक जगह पर जमा कर लीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये अंडरग्राउंड की तरफ सीप कर जाता है, मतलब ये ऑटोमेटिकली सीप करके ग्राउंड के नीचे जाएगा और नीचे वाला जो पार्ट है ऑटोमेटिकली वहां पर पानी आ जाएगा। तो इसी पर्टिकुलर ग्राउंड वाटर को हम अलग अलग जगहों पर यूज करते हैं। जैसे देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखेंगे तो वहां पर जो आप बहुत सारे फार्मर्स वगैरह को जो आप इरिगेशन करते हुए देखते होंगे, तो जिस पर्टिकुलर पानी को वो जमीन से निकाल के बोरवेल के थ्रू यूज करते हैं, वो क्या होता है, एक्चुअली वो ग्राउंड वाटर ही होता है। सिमिलरली अगर आप गांव वगैरह फिर अगर आप विलेजेस वगैरह में रहते हैं या फिर अगर आपने वहां पे देखा होगा तो आपने वहां पर हैंडपंप देखा होगा, राइट। हैंडपंप जो हैंडपंप होता है ना, वो हैंडपंप एक्चुअली इसी तरीके से काम करता है, वो सारा का सारा पानी एक्चुअली ग्राउंड वाटर से निकाल रहा होता है। सो सोचिए कल को अगर ग्राउंड वाटर के अंदर पानी नहीं रहेगा तो विलेजेस का एरिया जहां पर जो हैंडपंप्स वगैरह है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर रिलाई किया जाता है, उसके अंदर पानी नहीं रहेगा और प्रॉब्लम काफी ज्यादा वाटर का बढ़ सकता है। इसी चीज को यहाँ पर रोकने के लिए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई 2022 का जो मेन थीम है दैट इज अबाउट ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। इसके लिए ग्राउंड वाटर का इंपॉर्टेंस, इसकी अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सबको यहाँ पर बुलाया गया है जो कि अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकते हैं, किस तरीके से वाटर लगातार डिप्लीट हो रहा है, वाटर की वैल्यू लगातार डिप्लीट हो रही है, किस तरीके से हम इसको फिर से रिचार्ज कर सकते हैं, फिर से हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है।
ना क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली ये सब चीजें स्टार्ट कब हुई थी। देखिए 1992 के अंदर यूनाइटेड नेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। आपने सुना होगा रियो कॉन्फ्रेंस। रियो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, रियो नाम का प्लेस है, वो एक्चुअली ब्राजील के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना, ब्राजील के अंदर 1992 के अंदर एक टाइप का अग्रीमेंट साइन होता है जिसके अंदर ये बोला जाता है कि वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1992 में पहली बार वाटर को यहाँ पर एक लिमिटेड रिसोर्स डिक्लेयर किया गया और बोला गया कि वाटर को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वाई दिस डेट वॉज 22 ऑफ मार्च, जिस दिन ये बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, ये डिसाइड किया कि हर साल 22 ऑफ मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे बनाएंगे ताकि हम वाटर के कंजर्वेशन के लिए बहुत सारा अवेयरनेस वगैरह फैला सके। नाउ जस्ट एक बात आपको ध्यान रखना है, 1992 के आसपास में वाटर का प्रॉब्लम जो था वो इतना नहीं था जितना आज है। इसका मतलब क्या है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 1992 के अंदर हमने यहाँ पर वाटर को कंजर्व करने के बारे में बात किया, बट इसके बावजूद यहाँ पर वाटर का जो सिनेरियो है लगातार खराब होता जा रहा है। मतलब डिस्पाइट नोइंग दीज थिंग्स, लगातार अवेयरनेस फैलाने के बावजूद यहाँ पर जो वाटर का सिचुएशन है वो ठीक नहीं हो रहा है। देखिए 1992 में पहली बार इसको डिसाइड किया गया था और 1993 यानी कि नेक्स्ट ईयर वाज द डे जब पहली बार 22 ऑफ मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था और जब अवेयरनेस वगैरह यहाँ पर फैलाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, एम इसका क्या है, इस पर्टिकुलर डे को अगर आप हल्का सा डिटेल में देखेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करना। सेकंड चीज, अंडरग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देना, मतलब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होने देना, जितना जरूरत है आप उतना यूज कीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। और थर्ड चीज, अवेयरनेस फैलाना, मतलब लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ये सब चीजों को एक साथ लेके चलना। दैट थिंग इज द मेन एम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। सिमिलरली देखिए, अगर आपको क्लाइमेट चेंज से कल को अगर हमें बचना है ना, नेक्स्ट चीज सस्टेनेबल अगर हमें यूसेज करना है, तो इन सब चीजों के लिए ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज वाई 2022 के अंदर जो हमारा मेन थीम है दैट रिवॉल्व्स अराउंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं आशानी के बारे में। देखिए आशानी एक टाइप का साइक्लोन है। नाउ साइक्लोन आशानी जो है रिसेंटली यहां पर इंडिया के आसपास में मूव कर रहा है। इंडिया के आसपास में जो बांग्लादेश है, म्यांमार है, इन सबको भी हिट कर सकता है वो। लेट्स टॉक अबाउट जो साइक्लोन आशानी है। देखिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये बे ऑफ बंगाल के अंदर यहां पर फॉर्म हो रहा है और इसके साथ में बहुत ही ये हैवी साइक्लोन हो सकता है बिकॉज साथ में इसके थंडरस्टॉर्म्स यानी कि जो बादल गरजते हैं ना, वो सारे के सारे थंडरस्टॉर्म वगैरह भी इसके साथ में मूव कर रहे हैं। थर्ड चीज, ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया यानी कि जो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, इन सबके पार्ट के आसपास में ये मूव कर रहा है। और नेक्स्ट चीज ये है कि लोग जो एक्सपर्ट्स वगैरह वो लगातार ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि साइक्लोन जो है वो नॉर्दर्न साइड की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए इफ दिस इज इंडिया, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं दिस इज वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, दिस इज ओडिशा वाला पार्ट, तो इस एरिया को तो ये मतलब कर ही रहा है, हिट कर रहा है, लेकिन ये इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो म्यांमार है वो और जो बांग्लादेश है वो दोनों के ऊपर यहाँ पे अटैक हो सकता है। नाउ आशानी वर्ड जो है, देखिए आपको एक चीज पता होगी, साइक्लोन के नेम्स वगैरह जो अलग अलग नेशंस वगैरह नेम देते हैं, तो जो आशानी नेम है इट हैज बीन गिवन बाय श्रीलंका। Now what the question can be in UPSC prelims? The question can be कि क्या आशानी का नाम इंडिया ने दिया है? No, इसका नाम श्रीलंका ने दिया है और श्रीलंका में जो सिन्हाला लैंग्वेज होता है उसमें उसका मतलब होता है रैथ। रात का मतलब होता है गुस्सा, सिंपल वर्ड से फ्यूरी। ठीक है, तो आशानी वर्ड आपको ध्यान रखना है, साइक्लोन का नाम यहाँ पे श्रीलंका ने दिया है और उसका नाम है। अगर आप इस पर्टिकुलर मैप को देखेंगे तो आपको इसका एक्जैक्टली जो मूवमेंट है वो मालूम चलेगा। देखिए दिस इज हमारा इंडिया का कोस्ट, आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह का कोस्ट है। ठीक है, अब जो हमारा देखिए ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट वही इसी पार्ट में यहाँ पे शो किया हुआ है, वेस्ट बंगाल और वो वाला पार्ट, उड़ीसा वाला पार्ट को शो किया हुआ है। नाउ देखिए यहाँ तक तो आया था, जब यहां तक था ये इंडिया के पास में था, बट इसके अलावा क्या हुआ है, नॉर्दर्न साइड में मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, बांग्लादेश और म्यांमार को हिट करने जा रहा है। इंडिया के अंदर शायद ये अंदर की तरफ नहीं आएगा, जो आंध्रा तेलंगाना इस किसी पार्ट में ये डायरेक्टली जाकर यहाँ पर प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा, बट ये बांग्लादेश की तरफ जा रहा है, तो बांग्लादेश के अंदर ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉज कर सकता है। नाउ द मेन क्वेश्चन दैट कम्स इज कि एक्जैक्टली जो ये साइक्लोन्स वगैरह होते हैं फॉर्म कैसे होते हैं। देखिए दो मेन कंडीशंस होती हैं, इसके डिटेल आई होप आपने ज्योग्राफी के अंदर ऑलरेडी काफी डिटेल के अंदर देखा होगा और उसको आपको बार बार रिवाइज करते भी रहना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट रिमेंबर टू फैक्टर्स, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। जहां पर भी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जहां पर ऑप्टिमम हो गया और जिस तरीके की कंडीशन चाहिए अगर वैसा बन गया तो ऑटोमेटिकली वहां पर साइक्लोन फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ वी हैव टू यहाँ पर डिफरेंट सीज, स्मॉल सीज। एक तरफ हमारे पास अरेबियन सी है, सेकंड वी हैव बे ऑफ बंगाल। द क्वेश्चन कम्स कि हमारा बेटर ज्यादा साइक्लोन कहां पर आएगा, अरेबियन सी के अंदर या फिर बे ऑफ बंगाल के अंदर। द आंसर इज ज्यादा साइक्लोन यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के अंदर आते हैं। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, एज कंपेयर टू अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल के अंदर ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अरेबियन सी के अंदर एक भी साइक्लोन नहीं आता, दैट इज रॉन्ग। अरेबियन सी के अंदर भी साइक्लोन्स आते हैं बट कंपैरेटिवली बे ऑफ बंगाल से काफी कम आते हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर ज्यादा आते हैं। व्हाट आर द रीजंस? देखिए दो रीजन है, हमने दो फैक्टर देखे, पहला देखा हमने ह्यूमिडिटी और दूसरा हमने देखा टेम्परेचर। तो ह्यूमिडिटी कैसे आ सकती है, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हमारे हवा के अंदर मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर आता है रेनफॉल से। अगर आपने ज्योग्राफी का ये वाला पार्ट जो फिजिकल वाला पार्ट अगर आपने देखा होगा तो आपको एक चीज मालूम होगी कि जो भी हमारे जो रेनफॉल्स वगैरह होती है, सबसे ज्यादा रेनफॉल हमारा बे ऑफ बंगाल के साइड में होता है एज कंपेयर टू अरेबियन सी, मतलब इस साइड में ज्यादा बारिश होती है एज कंपेयर टू इस साइड में। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहां पर ज्यादा बारिश होती है मतलब क्या होगा, यहाँ का जो हवा है उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है और हवा ज्यादा मॉइस्चर होने के कारण इस एरिया के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर हो रही है हमारी फुलफिल। सेकंड चीज, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये वाला जो सरफेस टेम्परेचर है काफी लार्जर है, ये वाला पार्ट जो है देखिए यहां से लेकर यहां तक। अब ये वाला जो सी है बहुत लार्जर है, सी लार्जर होने के कारण क्या होता है, इसका सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि टेम्परेचर एक जगह पे रह नहीं सकता है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जितनी, जस्ट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर आप पानी रखिए और उसको बाहर धूप में रख दीजिए। ठीक है,
और उसके साथ में जस्ट टेक अ बकेट, एक बड़ा सा बकेट लीजिए, ठीक है, और बकेट के अंदर भी पानी रखिए, उसको भी धूप में रख दिए, दोनों को साथ में रखिए। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद आप दोनों चीजों को अंदर लेकर आइए। यू विल नोटिस दिस कि जो ग्लास का पानी है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, बट जो यहाँ पर जो बकेट का पानी है वो कंपैरेटिवली कम गर्म है। गर्म ये भी होगा बट इसके कंपैरिजन में काफी कम गर्म होगा। द क्वेश्चन इज कि व्हाई, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देखिए यहाँ का जो यहाँ का एरिया है ना वो बहुत ही कम है, तो यहाँ पर जितना भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सिर्फ इतने एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब जितना भी टेम्परेचर आपको मतलब इसको ये ग्लास एब्जॉर्ब करेगा ना वो सिर्फ इतने पार्ट के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। बट सेम चीज अगर बकेट में देखेंगे तो वो भी टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बट उसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं फैल जा रहा है, एक जगह पर मतलब एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, फैल जा रहा है। सेम चीज यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर होती है। अरेबियन सी का जो एरिया है वो काफी ज्यादा लार्जर है एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल आप जानते हैं एक टाइप का इंक्लूज्ड है, देखिए कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे जहां पर इंडिया खत्म होता है यहाँ पर बांग्लादेश म्यांमार आता है और यहाँ से जो हमारे साउथ एशियन नेशन वो स्टार्ट हो जाते हैं। द पॉइंट इज इस साइड में जो टेम्परेचर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जो हमारा इस साइड है बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है वहां पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, तो ये कंपैरेटिवली हमारा ज्यादा वार्म होता है, ज्यादा गर्म होता है। इसीलिए ये ज्यादा टेम्परेचर इसके पास होता है। इसका मतलब है कि ज्यादा, देखिए जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसका पानी उतना गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट करेगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली हवा जो है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा और कोल्ड वाटर अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का मैकेनिज्म है वो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, इस तरीके से वो काम करता है। आगे हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। बे ऑफ बंगाल के अंदर जो ह्यूमिडिटी है ज्यादा रेनफॉल के कारण और टेम्परेचर है वो स्मॉलर एरिया के कारण, दोनों चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं कंड्यूसिव एनवायरमेंट बनाते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड लोकेशन एज कंपेयर टू अरेबियन सी जहां पर ज्यादा साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये आप ये चीज समझ गए। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, अब एक चीज और समझिए, जो बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है वहां पर ब्रिजेस जो होते हैं, जो हवा चलती है बहुत स्लो चलती है। स्लो चलने के कारण क्या होता है, जैसे सपोज की एक जगह है वहां पर अगर वार्म टेम्परेचर है, मतलब काफी गर्म हवा है, अब सोचिए अगर तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, ये हवा जल्दी से यहाँ से मतलब वो हो जाएगी, पास हो जाएगी। बट अगर हवा बहुत स्लो चल रही है तो ये टेम्परेचर इस एरिया के अंदर ये हवा रहेगी, काफी देर तक रहेगी, उसके बाद वो धीरे धीरे मूव करेगी, राइट। तो यहाँ पर ब्रीज स्लो होने के कारण क्या होता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर इस एरिया के अंदर गर्म हवा होती तो है और काफी देर तक रहती है, रुकती नहीं है, मतलब पूरे साल तक यहाँ पर गर्म हवा रहती है, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर साइक्लोन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। ठीक है, अब ये चीज समझ गया। नाउ नेक्स्ट चीज कि साइक्लोन्स का नेमिंग कैसे किया जाता है। नाउ अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो जितने भी साइक्लोन के नेमिंग वगैरह होते हैं दैट इज डन बाय अ बॉडी कॉल्ड एज WMO, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक बॉडी है, वही सब चीजों को संभालती है। नाउ इस नेम को लगातार अपडेट करते रहते हैं, जो साइक्लोन हो चुका है उसको छोड़ करके न्यू नेम लगातार अपडेट करते रहते हैं। नाउ एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब इस बॉडी को बनाई गई थी, WMO को बनाया गया था, तो उनका एक काम था कि आपको साइक्लोन के नेम देने। तो उन्होंने एक ओरिजिनल लिस्ट बनाई थी जहां पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फीमेल नेम्स रखे थे साइक्लोन्स के लिए। जैसे बहुत सारे डिफरेंट नेम्स थे, सारे के सारे नेम्स यहाँ पर फीमेल ही थे। 1979 में फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर मेल नेम्स को भी ऐड किया गया और मेल नेम्स का एक अलग लिस्ट बनाया गया। और क्या किया गया, एक नाम यहाँ पर फीमेल वाले लिस्ट से उठाते हैं और एक नाम यहाँ पर मेल लिस्ट से उठाते हैं ऑल्टरनेटिवली, यानी कि एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, इस तरीके से नाम उठाए जाते हैं। नेक्स्ट चीज, टोटल 6 डिफरेंट लिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है WMO के पास। उसी लिस्ट में से जो मतलब देखिए हर एक लिस्ट जो है कुछ ना कुछ कंट्रीज अपना अपना मतलब अपने अपने हिसाब से नाम वगैरह देती है, उसी नाम में से कुछ नेम वगैरह चूज किए जाते हैं यहाँ पर नेम के लिए। जैसे अभी जो रिसेंटली जो आशानी आया है उसका नाम किसने दिया है, श्रीलंका ने यहाँ पर इसका नाम दिया है। ठीक है, Now again this thing becomes very important। और लास्ट चीज जो है, जैसा मैं आपको पीछे बता रहा था कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं, उसको हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। देयर इज अ फॉर्मेशन, देयर इज अ क्या बोलते हैं प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड साइक्लोजेनेसिस। साइक्लो का मतलब होता है साइक्लोन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हाउ अ साइक्लोन फॉर्म्स, ये एक टाइप का पूरा प्रोसेस है जहां पर वेट एयर यानी कि ह्यूमिडिटी और वार्म एयर यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि ओशन के सर्फेस के ऊपर आते हैं। अब देखिए जैसे सपोज ये वाटर है, तो अगर ये वाटर प्रेजेंट है ना, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये गर्म हवा होगी तो गर्म हवा का एक यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि गर्म चीज हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल आप सिंपली एक जग पानी गर्म कीजिएगा, अगर आप पानी गर्म करिएगा, अगर नीचे से गैस अगर मतलब वो हो रहा है, जल रहा है ना, तो ये पर्टिकुलर पानी ऑटोमेटिकली इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि वार्म वाटर ऑलवेज ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, सिमिलर कोई भी वार्म चीज हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो सिमिलरली जब ये पानी गर्म होगा, मतलब जो ये ओशन का सर्फेस का वाटर है वो जब गर्म होगा तो ऑटोमेटिकली चीजें ऊपर की तरफ जानी स्टार्ट हो जाएंगी। अब एक चीज देखिए, जैसे सपोज कि यहाँ पर ये वाला मतलब ये वाला सर्फेस है, अब सर्फेस के ऊपर जब वार्म चीजें थी अगर वो ऊपर की तरफ गई हैं, तो अगर ये ऊपर गई इसका मतलब ये वाला पार्ट तो खाली हो गया। अब देखिए अगर ये वाला पार्ट खाली हो गया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एयर का प्रेशर ज्यादा है या फिर कम है, यहाँ पर एयर का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, दैट थिंग इज कॉल्ड एज लो प्रेशर। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, विंड जो होती है वो हमेशा, विंड हो गया या फिर वाटर हो गया, कोई भी चीज जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से मूव करती है लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, मतलब जहां पर भी प्रेशर ज्यादा होगा वहां से मूव करना स्टार्ट करेगी और जहां पे प्रेशर कम होगा वहां पे मूव करना मतलब वहां पे जाकर फिनिश होगी। अब देखिए यहां पर हमने देखा जो पानी गर्म हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, वो पानी कहीं ना कहीं इवेपोरेट होकर मतलब गैसेस फॉर्म में बनकर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जब ये पानी ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या, ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं खाली हो गया। अगर ये खाली हो जाता है तो आसपास का जितना पानी है जो कि कंपैरेटिवली कूलर है,
आपको ध्यान रखना है, पानी यहाँ पर ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आइसी होगा, ऐसा नहीं है, हल्का सा कूल होगा। अब जो भी कूल पानी हो क्या होगा, धीरे धीरे इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जहां पर ये लो प्रेशर बना है वहां पर आना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर यहाँ पर लो प्रेशर है तो ऑटोमेटिकली आसपास के एरियाज में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, बाहर का पानी इस पार्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए जब यहां पर आएगा तो हम जानते हैं यहां पर सन की रेज डायरेक्ट है, तभी तो यहां पर पानी ज्यादा वार्म हो रहा है ना, इसलिए अब देखिए अगर ये कूल वाला पानी भी यहां पर आया है, थोड़ी देर में ये भी गर्म हो जाएगा और ये भी ऊपर तक जाना स्टार्ट कर देगा। इसलिए क्या होता है, एक टाइप का साइकिल बन जाएगा ये, मतलब लगातार पानी, ठंडा पानी यहां से आ रहा है, गर्म पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठंडा पानी आ रहा है, गर्म हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस तरीके से लगातार होने लगेगा और पानी जो है मतलब पानी इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा और नीचे की तरफ ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर लो प्रेशर पूरी तरीके से क्रिएट हो जाएगा। जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो आसपास के एरिया के अंदर कोल्ड एयर जो है वो इस तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसी कारण क्या होता है, वो जो लो प्रेशर वाला एरिया है वहां पर फिर से पानी आएगा, फिर से गर्म होगा, फिर से ऊपर की तरफ जाएगा और ये लगातार कोल्ड एयर होगा वो लगातार वार्म एयर में कन्वर्ट होगा और वेट एयर में कन्वर्ट होगा और हमेशा राइज होना स्टार्ट कर देगा। इसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लाउड फॉर्मेशन क्यों, बिकॉज देखिए गर्म पानी अगर ऊपर जाएगा तो गर्म पानी ऊपर जाता जाएगा इवेपोरेट होकर जाता जाएगा। एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद वो गर्म पानी ऊपर नहीं जा पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स हैवीनेस, बिकॉज सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होने लगेंगे और वो भारी होने लगेंगे। अब धीरे धीरे जब भारी होगा तो ये इसका वार्मथ जो है वो भी खत्म हो जाएगी और फिर से कहीं ना कहीं कूल हो जाएगा और ये फिर धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर से बारिश वगैरह करना स्टार्ट कर देगा। नाउ एक चीज तो हो गया क्लाउड डेवलपमेंट। सेकंड चीज देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विंड सिस्टम भी चल रहा है साथ में। अगर पानी इस तरफ आ रहा है तो पानी इस तरफ कैसे आ रहा है, पानी इस तरफ अपने आप तो आएगा नहीं, पानी आता है विंड की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर विंड और क्लाउड जब एक साथ फॉर्म करते हैं तो देखिए गर्म होने के कारण वो लगातार एक्सपेंड कर रहे होते हैं, वार्म चीजें हमेशा एक्सपेंड करती हैं। और सेकंड चीज वो लगातार रोटेट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप ये वाला साइकिल जो बन रहा है, ये वाला साइकिल देखिए, ये वाला साइकिल है ना, ये वाला कोल्ड वाटर यहाँ पर आया, फिर गर्म होकर ऊपर गया, फिर से बारिश हुई, नीचे आया, इस तरीके से। तो ये देखिए एक तरफ तो ऊपर भी जा रहा है यानी कि एक्सपेंड भी कर रहा है और सेकंड चीज रोटेट भी कर रहा है। यही चीज यहाँ पर इस तरीके का क्रिएट कर देती है एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ साइक्लोन। उसके कारण साइक्लोन फॉर्म होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जितने भी मेन फैक्टर्स थे मैंने आपको समझाए। आई होप आपको साइक्लोन का मेन फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी आपको मालूम होगा ज्योग्राफी से, बट आपको जो बेसिक चीजें जो भी आपको रिवीजन था वो यहाँ पर आपको रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा साइक्लोन आसानी जो है आपने समझ लिया, इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आ रहा है, बट ज्यादा ही डैमेज जो कॉज करेगा दैट विल बी इन बांग्लादेश एंड म्यांमार, बिकॉज इसने अपना रूट को स्ट्रेटन कर लिया है, ठीक है। तो अभी माना जा रहा है कि 2-3 दिनों के अंदर ये हिट कर सकता है, बट उससे पहले ऑलरेडी इवैक्यूएशन वगैरह काम चल रहा है। तो ये था हमारा आज का जितने भी डिस्कशन वगैरह थे। आज के कुछ क्वेश्चन है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम तमिलनाडु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग। जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वही आपको बताना है। सेकंड चीज, पोरसांगमोन बेस इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, ट्रू या फॉल्स। थर्ड थिंग, मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स विल ओनली बी हेल्ड इन यूक्रेन फॉरएवर। क्या यहाँ पर ये हमेशा यूक्रेन के अंदर होगा? क्या ये पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज हमेशा यूक्रेन के अंदर होगा? ट्रू या फॉल्स? नेक्स्ट इज विच आर द 2 SDG गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं दैट टॉक अबाउट द वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन। नाउ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको हर एक डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए करना है। क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कौन से SDGs बात करते हैं, फिर क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए कौन कौन से बात करते हैं, जो एनर्जी वगैरह उसके लिए कौन कौन से काम करते हैं, वाटर के लिए कौन कौन से SDGs हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन कौन से, ये सब चीजें हमें रेडी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोन आशानी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द लास्ट क्वेश्चन इज कि अमंग अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल विच इज मोर कंड्यूसिव टू साइक्लोन फॉर्मेशन, ज्यादा यहाँ पर साइक्लोन फॉर्मेशन कहां पर होगा? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको ट्राई करना है। कल के क्वेश्चन थे उसे हम देख लेते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव पेपरलेस लेजिस्लेचर? द आंसर इज नागालैंड। आपको याद होगा कल हमने बात की थी नेवा के बारे में। सेम नेवा दैट हैज बीन लॉन्च्ड इन जो नागालैंड वाला पार्ट। सेकंड क्वेश्चन वाज मेघराज दैट इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? तो आपको याद है मेघराज एक टाइप का नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर नाम का जो बॉडी है उसका क्लाउड है। क्लाउड का मतलब क्या है? ऑनलाइन स्पेस है जहां पर बहुत सारे एप्स वगैरह का जो डेटा वगैरह है उसको स्टोर कर सकते हैं। थर्ड चीज, एनी मिसाइल विद टॉप स्पीड ऑफ 10 मैक विल बी विच टाइप ऑफ मिसाइल? सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक या फिर हाइप्रोसोनिक? नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देयर इज नो मिसाइल कॉल्ड एज हाइप्रोसोनिक या फिर हाइपरसोनिक नाम का कोई भी यहाँ पर मैक स्पीड नहीं होता है। देयर आर कुछ होते हैं, सबसोनिक होते हैं, ठीक है, देन सोनिक होते हैं, देन सुपरसोनिक होते हैं, हाइपरसोनिक होते हैं। सबसोनिक कौन से होते हैं? जो 1 मैक से लेस होते हैं, ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 1 मैक, उससे जो कम मूव करते हैं दे आर कॉल्ड सबसोनिक। सोनिक कौन से होते हैं? जो एग्जैक्टली 1 मैक के इक्वल होते हैं। सुपरसोनिक कौन से होते हैं? जो 1 से लेकर के 5 मैक के मतलब के बीच में होते हैं। जो हाइपरसोनिक होते हैं दे आर मोर देन 5 मैक के स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज तो इसका आंसर क्या हुआ? जो 10 मैक के आसपास में उसका आंसर क्या होगा? हाइपरसोनिक, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखिए जो 5 मैक से ऊपर वाला है उसे हाइपरसोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट इज एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल कौन सा है? दैट इज जोजिला पास। जोजिला जो बनाया गया जो कि कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन एम ऑफ भुवन पोर्टल एंड हु इज इट्स ऑपरेशनल इंचार्ज? इसका मेन एम क्या है?
फर्स्ट चीज, इसका मेन एम ये है कि जो जियो जो इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट है इस तरीके से काम करता है, जीआईएस इसको बोलते हैं। इसका एम क्या है कि जो भी हमारा जो अर्थ की जो मतलब इमेज वगैरह है उसको प्रोवाइड करता है और हमें 1 मीटर के रेजोल्यूशन तक का सारा इमेज प्रोवाइड कर सकता है। सिमिलरली इसका ऑपरेशनल इंचार्ज कौन सा है? इसरो, यानी कि जो हमारा इसरो नाम की जो बॉडी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वही इस चीज को यहाँ पर ऑपरेट करती है। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज विच कंट्री इज एक्टिंग एज अ पार्टनर स्टेट विद इंडिया इन कंडक्टिंग द सूरजकुंड मेला इन 2022? द आंसर इज उज्बेकिस्तान। नाउ एक चीज आपको ध्यान रखना, सूरजकुंड कहां प्रेजेंट है? हरियाणा, यानी कि हरियाणा का जो टूरिज्म डेवलपमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो शो कर रहा है। तो इस बार 3 कौन से बॉडी है जो कि इसको यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं? हरियाणा, सेकंड में उज्बेकिस्तान एंड थर्ड में कौन सा स्टेट आपको याद है? दैट इज जेएनके। ठीक है, जेएनके के जो ट्राइबल लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जो लोकल आर्टिसंस वगैरह हैं, वो सब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इस चीज को सक्सेस बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा आज के सारे क्वेश्चन एंड डिस्कशंस। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।